नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। क्या आप एक खुशहाल और मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको सिखाएगी एनलाइटेंड होने का तरीका, एनलाइटनमेंट नाउ। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हम साइंस, रीजन और कंपैशन का यूज करके एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे, एकदम सिंपल हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनलाइटनिंग जर्नी को। लेसन 1, द पावर ऑफ रीजन एंड साइंस। दोस्तों, एनलाइटनमेंट नाउ का सबसे पहला और फाउंडेशन लेसन है द पावर ऑफ रीजन एंड साइंस, यानी तर्क और विज्ञान की शक्ति। ऑथर सैम हैरिस हमें ये बताते हैं कि रीजन और साइंस ही वो टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम दुनिया को समझ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी भी चीज पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई रिलीजियस टेक्स्ट हो या कोई ट्रेडिशनल बिलीफ हो या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो। हमें हर चीज को क्रिटिकली थिंक करना चाहिए, एविडेंस के बेसिस पर जज करना चाहिए और रीजन और लॉजिक का यूज करना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में इमोशंस और बिलीव्स के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, बिना ये सोचे कि वो डिसीजंस कितने रैशनल हैं, कितने लॉजिकल हैं और कितने एविडेंस बेस्ड है। पर हैरिस हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ को, अपनी सोसाइटी को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए रीजन और साइंस का यूज करना चाहिए। इसे एक हेल्थ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अगर आप सिर्फ किसी बाबा के कहने पर दवाइयाँ लेते हैं, बिना ये जाने कि वो दवाइयाँ कितनी इफेक्टिव हैं, तो आप शायद ठीक नहीं होंगे। पर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, साइंस के बेसिस पर डायग्नोसिस करवाते हैं और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपके ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि रीजन और साइंस हमें बायस्ड थिंकिंग से, सुपरस्टिशियस बिलीव्स से और डेंजरस आइडियोलॉजीज से बचाते हैं। ये हमें ज्यादा रैशनल, ज्यादा ऑब्जेक्टिव और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने सोसाइटी को रीजन और साइंस की वैल्यू सिखानी चाहिए ताकि वो एक बेहतर दुनिया बना सके। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ को, अपनी सोसाइटी को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए रीजन और साइंस का यूज करना बहुत जरूरी है। यही है एक प्रोग्रेसिव, रैशनल और हैप्पी वर्ल्ड बनाने का रास्ता। जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करके नई चीजें डिस्कवर करता है, वैसे ही हमें भी रीजन और साइंस का यूज करके नई चीजें सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए। लेसन 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने रीजन और साइंस की पावर की बात की, जो हमें दुनिया को समझने और बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो साइंस और रीजन का एक क्रूशियल पार्ट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, यानी अनुभवजन्य साक्ष्य का महत्व। ऑथर सैम हैरिस हमें ये बताते हैं कि किसी भी क्लेम को, किसी भी बिलीफ को, किसी भी आइडिया को सच मानने से पहले हमें उसके लिए एविडेंस देखना चाहिए, और वो एविडेंस एम्पिरिकल होना चाहिए, यानी वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और वेरीफिएबल होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर या अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर या किसी अथॉरिटी के कहने पर किसी चीज को सच नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा एविडेंस की डिमांड करनी चाहिए और उस एविडेंस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहिए। ज्यादातर लोग किसी भी चीज को सच मान लेते हैं, बिना ये सोचे कि उसके लिए क्या एविडेंस है और वो एविडेंस कितना स्ट्रांग है। पर हैरिस हमें सिखाते हैं कि हमें ज्यादा स्केप्टिकल होना चाहिए, ज्यादा क्यूरियस होना चाहिए और ज्यादा डिमांडिंग होना चाहिए एविडेंस के बारे में। इसे एक क्लाइमेट चेंज एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक होक्स है, यानी एक झूठी बात है। पर अगर हम साइंटिफिक एविडेंस को देखें, जैसे ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज, ग्लेशियर्स का पिघलना, सी लेवल का बढ़ना, तो हमें पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। ऑथर हमें बताते हैं कि एम्पिरिकल एविडेंस हमें रियलिटी को समझने में हेल्प करता है और हमें थलत बिलीव्स से, थलत इंफॉर्मेशन से और फलत डिसीजंस से बचाता है। ये हमें ज्यादा रैशनल, ज्यादा इन्फॉर्मेड और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। वो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने सोसाइटी को एम्पिरिकल एविडेंस की वैल्यू सिखानी चाहिए ताकि वो एक बेहतर दुनिया बना सके। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि किसी भी चीज को सच मानने से पहले उसके लिए एम्पिरिकल एविडेंस देखना बहुत जरूरी है। यही है एक रैशनल, साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव वर्ल्ड बनाने का रास्ता। जैसे एक डिटेक्टिव क्राइम को सॉल्व करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करता है,
वैसे ही हमें भी रियलिटी को समझने के लिए एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। लेसन 3, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन वेलबींग। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एम्पिरिकल एविडेंस के इंपॉर्टेंस की बात की, जो हमें रियलिटी को समझने में हेल्प करता है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपनी लाइफ को, अपनी सोसाइटी को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए गाइड करता है, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन वेलबींग, यानी मानव कल्याण का मूल्य। ऑथर सैम हैरिस हमें ये बताते हैं कि ह्यूमन वेलबींग यानी मानव कल्याण ही वो अल्टीमेट गोल है जिसकी हमें परस्यू करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें हर डिसीजन को, हर एक्शन को, हर पॉलिसी को इस बेसिस पर जज करना चाहिए कि वो ह्यूमन वेलबींग को कितना प्रमोट करता है, कितना एनहांस करता है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में मनी, पावर या स्टेटस को अपना अल्टीमेट गोल मानते हैं, पर हैरिस हमें सिखाते हैं कि ये सब मीन्स हैं, एंड्स नहीं। असल एंड ह्यूमन वेलबींग है, यानी खुशी, शांति, हेल्थ और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। इसे एक डेवलपमेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जैसे एक नया हाईवे बनाना। अगर उस प्रोजेक्ट का फोकस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर है और वो ह्यूमन वेलबींग को इग्नोर करता है, जैसे एनवायरमेंटल डैमेज या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली डेवलपमेंट का गोल ह्यूमन वेलबींग को इम्प्रूव करना है। ऑथर हमें बताते हैं कि ह्यूमन वेलबींग एक यूनिवर्सल वैल्यू है, यानी ये हर इंसान के लिए, हर कल्चर के लिए और हर सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमें ज्यादा एथिकल, ज्यादा कंपैशनेट और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है। वो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने सोसाइटी को ह्यूमन वेलबींग की वैल्यू सिखानी चाहिए, ताकि वो एक बेहतर दुनिया बना सके। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ को, अपनी सोसाइटी को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ह्यूमन वेलबींग को अपना अल्टीमेट गोल मानना बहुत जरूरी है। यही है एक एथिकल, कंपैशनेट और हैप्पी वर्ल्ड बनाने का रास्ता। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट की हेल्थ को अपना प्रायोरिटी मानता है, वैसे ही हमें भी ह्यूमन वेलबींग को अपनी प्रायोरिटी मानना चाहिए। लेसन 4, द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने ह्यूमन वेलबींग के वैल्यू की बात की, जो हमें अपनी लाइफ को, अपनी सोसाइटी को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए गाइड करता है। अब हम एक और फंडामेंटल क्वेश्चन पर बात करेंगे जो ह्यूमन वेलबींग से डायरेक्टली रिलेटेड है, द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना की प्रकृति। ऑथर सैम हैरिस हमें ये बताते हैं कि चेतना क्या है, ये कैसे काम करती है और ये ह्यूमन वेलबींग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। वो कहते हैं कि चेतना एक मिस्ट्री है, एक पजल है, जिसे साइंस अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाया है। पर हमें इसके बारे में जितना पता है, उससे हम अपनी लाइफ को, अपनी सोसाइटी को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज्यादातर लोग चेतना को सिर्फ एक ब्रेन फंक्शन मानते हैं, यानी वो सोचते हैं कि जब हमारा ब्रेन एक्टिव होता है तो हम कॉन्शियस होते हैं, और जब हमारा ब्रेन डेड हो जाता है तो हमारी चेतना खत्म हो जाती है। पर हैरिस हमें सिखाते हैं कि चेतना शायद इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो कहते हैं कि चेतना एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, यानी ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती है, और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही नहीं बल्कि शायद एनिमल्स में भी होती है और शायद किसी और फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस में भी हो सकती है। इसे एक पेन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेन को देखते हैं, आप उस पेन के कलर को, शेप को और टेक्सचर को परसीव करते हैं। ये परसेप्शन एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। ऑथर हमें बताते हैं कि चेतना ही वो चीज है जो हमें लाइफ को लाइफ बनाती है। ये हमें खुशी, दर्द, प्यार और डर जैसे इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी देती है, और इसीलिए ह्यूमन वेलबीइंग को प्रमोट करने के लिए हमें चेतना की नेचर को समझना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि हमें चेतना के बारे में ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि चेतना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, जिसे समझना ह्यूमन वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। यही है एक ज्यादा अवेयर, ज्यादा कंपैशनेट और ज्यादा एथिकल वर्ल्ड बनाने का रास्ता। जैसे एक म्यूजिशियन म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को समझता है, वैसे ही हमें भी ह्यूमन वेलबीइंग को प्रमोट करने के लिए चेतना को समझना चाहिए। लेसन 5, द मिथ ऑफ द सेल्फ। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने चेतना की प्रकृति की बात की, जो ह्यूमन वेलबीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक और फंडामेंटल क्वेश्चन पर बात करेंगे जो चेतना से डायरेक्टली रिलेटेड है, द मिथ ऑफ द सेल्फ, यानी स्वयं का मिथक। ऑथर सैम हैरिस हमें ये बताते हैं कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनके अंदर एक सेल्फ है,
एक ईगो है, एक मैं है जो उनकी बॉडी से अलग है और जो उनकी डेथ के बाद भी एग्जिस्ट कर सकता है। पर हैरिस हमें सिखाते हैं कि ये एक मिथ है, एक इल्यूजन है। वो कहते हैं कि सेल्फ सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है, एक आइडिया है जो हमारे ब्रेन में पैदा होता है और जो हमें ये फील कराता है कि हम एक इंडिविजुअल एंटिटी हैं जो दूसरों से अलग हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को इसी सेल्फ के अराउंड जीते हैं। वो सोचते हैं कि जो कुछ भी वो करते हैं वो उनके सेल्फ के लिए करते हैं। पर हैरिस हमें सिखाते हैं कि ये एक फॉल्स बिलीफ है और ये हमें सफरिंग की तरफ ले जाता है। इसे एक रिलेशनशिप एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आपका सेल्फ उस इंसान से अलग है तो आप शायद उस इंसान को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, आप उससे अपनी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे और आप शायद जेलस और पोसेसिव फील करेंगे। पर अगर आप ये समझते हैं कि आपका सेल्फ सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है और आप उस इंसान से कनेक्टेड हैं, तो आप शायद उस इंसान को ज्यादा अनकंडीशनली प्यार करेंगे, आप उसकी नीड्स को समझेंगे और आप शायद ज्यादा कंपैशनेट फील करेंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि सेल्फ का मिथक हमें सेपरेशन की फीलिंग देता है जो हमें सफरिंग की तरफ ले जाता है। जब हम ये समझते हैं कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हम ज्यादा कंपैशनेट बनते हैं, ज्यादा एम्पैथेटिक बनते हैं और ज्यादा हैप्पी बनते हैं। वो कहते हैं कि हमें सेल्फ के मिथक को डिस्ट्रॉय करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि सेल्फ सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है, एक इल्यूजन है और इसे समझना हमें ज्यादा कंपैशनेट और हैप्पी बना सकता है। यही है एक ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा एथिकल और ज्यादा पीसफुल वर्ल्ड बनाने का रास्ता। जैसे एक वेव सी का पार्ट होती है, वैसे ही हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेसन 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सेल्फ के मिथक की बात की जो हमें ज्यादा कंपैशनेट और हैप्पी बना सकता है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो ह्यूमन वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी, यानी नैतिकता और नैतिकता का महत्व। ऑथर सैम हैरिस हमें ये बताते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, बल्कि ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ये गाइड करते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे डिसीजंस लेने चाहिए और कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। वो कहते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी का बेसिस ह्यूमन वेलबीइंग होना चाहिए, यानी हमें हर उस काम को करना चाहिए जो ह्यूमन वेलबीइंग को प्रमोट करे और हर उस काम को अवॉइड करना चाहिए जो ह्यूमन वेलबीइंग को हार्म करे। ज्यादातर लोग एथिक्स और मोरालिटी को सिर्फ रिलीजियस बिलीव्स से जोड़ते हैं। वो सोचते हैं कि जो कुछ भी रिलीजन कहता है वही एथिकल है और वही मोरल है। पर हैरिस हमें सिखाते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी एक रैशनल और साइंटिफिक डिसिप्लिन है और हमें इसे ह्यूमन वेलबीइंग के बेसिस पर समझना चाहिए। इसे एक बिजनेस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है या अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करती है। शायद वो कंपनी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाए, पर वो एथिकली और मोरल तौर पर रोंग है क्योंकि वो ह्यूमन वेलबीइंग को हार्म कर रही है। ऑथर हमें बताते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा कंपैशनेट और ज्यादा जस्ट बनाते हैं। जब हम एथिकली और मोरल तरीके से जीते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने सोसाइटी को एथिक्स और मोरालिटी की वैल्यू सिखानी चाहिए ताकि वो एक बेहतर दुनिया बना सके। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एथिक्स और मोरालिटी बहुत जरूरी है। यही है एक जस्ट, कंपैशनेट और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने का रास्ता। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करते वक्त एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। लेसन 7, द रोल ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एथिक्स और मोरालिटी के इंपॉर्टेंस की बात की जो हमें एक जस्ट और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो ह्यूमन वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है, द रोल ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी, यानी करुणा और सहानुभूति की भूमिका। ऑथर सैम हैरिस हमें ये बताते हैं कि कंपैशन और एम्पैथी सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशंस हैं जो हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों के दुख को कम करने के लिए
और दूसरों के साथ कनेक्ट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। वो कहते हैं कि कंपैशन और एम्पैथी ह्यूमन वेलबीइंग का एक सेंट्रल पार्ट है और हमें इन्हें कल्टीवेट करना चाहिए, यानी बढ़ाना चाहिए। ज्यादातर लोग कंपैशन और एम्पैथी को सिर्फ वीकनेसेस मानते हैं। वो सोचते हैं कि जो लोग ज्यादा कंपैशनेट होते हैं वो ज्यादा इमोशनल होते हैं और वो प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाते। पर हैरिस हमें सिखाते हैं कि कंपैशन और एम्पैथी स्ट्रेंथ हैं। ये हमें ज्यादा ह्यूमन बनाते हैं, ज्यादा कनेक्टेड बनाते हैं और ज्यादा हैप्पी बनाते हैं। इसे एक चैरिटी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी चैरिटी को डोनेशन देते हैं। अगर आप सिर्फ ड्यूटी समझकर डोनेशन देते हैं तो शायद आपको उतना खुशी नहीं मिलेगी। पर अगर आप कंपैशन और एम्पैथी के साथ डोनेशन देते हैं, यानी आप दूसरों के दुख को फील करते हैं और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको शायद ज्यादा खुशी मिलेगी। ऑथर हमें बताते हैं कि कंपैशन और एम्पैथी हमें दूसरों के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और ये हमें सेपरेशन की फीलिंग से दूर रखते हैं। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं तो हम उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते, बल्कि हम उन्हें ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने सोसाइटी को कंपैशन और एम्पैथी की वैल्यू सिखानी चाहिए ताकि वो एक बेहतर दुनिया बना सकें। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए कंपैशन और एम्पैथी बहुत जरूरी है। यही है एक ज्यादा कंपैशनेट, ज्यादा केयरिंग और ज्यादा पीसफुल वर्ल्ड बनाने का रास्ता। जैसे एक मदर अपने चाइल्ड के दुख को फील करती है, वैसे ही हमें भी दूसरों के दुख को फील करना चाहिए। लेसन 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने कंपैशन और एम्पैथी के इम्पोर्टेंस की बात की, जो हमें दूसरों के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो ह्यूमन वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, यानी क्षमा का महत्व। ऑथर सैम हैरिस हमें ये बताते हैं कि फॉरगिवनेस सिर्फ एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल टूल है जो हमें अपने आप को, अपने रिश्तों को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। वो कहते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के गलत काम को जस्टिफाई करें या उसे भूल जाए। इसका मतलब है कि हम उस इंसान के प्रति जो एंगर और रिसेंटमेंट है उसे रिलीज करें ताकि हम अपने आप को उस नेगेटिव इमोशन से आज़ाद कर सकें। ज्यादातर लोग फॉरगिवनेस को वीकनेस मानते हैं। वो सोचते हैं कि जो लोग ज्यादा फॉरगिविंग होते हैं वो ज्यादा इमोशनल होते हैं और वो अपने साथ हुए गलत काम को भूल जाते हैं। पर हैरिस हमें सिखाते हैं कि फॉरगिवनेस स्ट्रेंथ है। ये हमें ज्यादा मैच्योर बनाती है, ज्यादा हैप्पी बनाती है और ज्यादा फ्री बनाती है। इसे एक पर्सनल रिलेशनशिप एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको हर्ट किया है। अगर आप उस इंसान के प्रति एंगर और रिसेंटमेंट को अपने अंदर रखते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं। वो नेगेटिव इमोशन आपको स्ट्रेस देगा, आपको अनहैप्पी करेगा और आपके रिश्तों को खराब करेगा। पर अगर आप उस इंसान को फॉरगिव कर देते हैं तो आप उस नेगेटिव इमोशन से आज़ाद हो जाएंगे और आप ज्यादा पीसफुल और हैप्पी फील करेंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि फॉरगिवनेस हमें पास्ट के बर्डन से आज़ाद करता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने में हेल्प करता है। ये हमें ज्यादा कंपैशनेट बनाता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाता है और ज्यादा हैप्पी बनाता है। वो कहते हैं कि फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है जिसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हमें टाइम और एफर्ट लेता है, पर ये वर्थ इट है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। यही है एक ज्यादा पीसफुल, ज्यादा जॉयफुल और ज्यादा फ्री लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक बर्ड अपने टूटे हुए विंग्स को हील करता है, वैसे ही हमें भी अपने इमोशन वुंड्स को हील करना चाहिए। लेसन 9, द पावर ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने फॉरगिवनेस के इम्पोर्टेंस की बात की, जो हमें नेगेटिव इमोशंस से आज़ाद होने में हेल्प करता है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो ह्यूमन वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है, द पावर ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, यानी माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की शक्ति। ऑथर सैम हैरिस हमें ये बताते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज नहीं हैं, बल्कि ये साइंटिफिकली प्रूवन टूल्स हैं जो हमें अपने माइंड को ट्रेन करने में, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में और अपने स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं। वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना,
अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करना और अपने सेंसेस पर फोकस करना। ज्यादातर लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और इस वजह से वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना भूल जाते हैं। पर माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, कैसे अपने माइंड को शांत करना है और कैसे अपने अंदर की शांति को फील करना है। इसे एक स्ट्रेस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं। अगर आप सिर्फ अपने स्ट्रेस के बारे में सोचते रहेंगे तो आप और ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करेंगे। पर अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, यानी आप अपने ब्रीथ पर फोकस करते हैं, अपने बॉडी सेंसेशंस पर फोकस करते हैं और अपने थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करते हैं, तो आप शायद अपने स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि मेडिटेशन एक टेक्निक है, एक टूल है जो हमें माइंडफुलनेस को कल्टीवेट करने में हेल्प करती है। ये हमें अपने माइंड को शांत करने में, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में और अपने स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है। वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमें ज्यादा अवेयर, ज्यादा कंपैशनेट और ज्यादा हैप्पी बनाते हैं। ये हमें अपनी लाइफ को ज्यादा इंटेंशनली जीने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बहुत जरूरी है। यही है एक ज्यादा पीसफुल, ज्यादा जॉयफुल और ज्यादा फोकस्ड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक योगा इंस्ट्रक्टर हमें योगा पोजेज सिखाता है, वैसे ही हमें भी माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए। लेसन 10, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड मीनिंग। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की पावर की बात की, जो हमें अपने माइंड को ट्रेन करने और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं। अब हम इस बुक के फाइनल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड मीनिंग, यानी खुशी और अर्थ की खोज। ऑथर सैम हैरिस हमें ये बताते हैं कि हर इंसान की लाइफ का अल्टीमेट गोल खुशी और मीनिंगफुल लाइफ जीना होता है। वो कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को इस तरह से जीना चाहिए कि हम खुश रहें और हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल समझें। ज्यादातर लोग खुशी को बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, जैसे मनी, पावर या प्लेजर। पर हैरिस हमें सिखाते हैं कि असली खुशी हमें तभी मिलती है जब हम उसे अपने अंदर ढूंढते हैं, जब हम अपने आप को जानते हैं और जब हम अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ जीते हैं। वो कहते हैं कि खुशी और मीनिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल समझते हैं तो हम ज्यादा खुश होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हम अपनी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल समझते हैं। इसे एक वॉलंटियरिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी एनजीओ में वॉलंटियर करते हैं। अगर आप सिर्फ ड्यूटी समझकर वॉलंटियर करते हैं तो शायद आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी। पर अगर आप कंपैशन और एम्पैथी के साथ वॉलंटियर करते हैं, यानी आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल समझते हैं, तो आपको शायद ज्यादा खुशी मिलेगी। ऑथर हमें बताते हैं कि खुशी और मीनिंग को परस्यू करने के लिए हमें अपने वैल्यूज को क्लियर करना जरूरी है, अपने गोल्स को सेट करना जरूरी है और अपने टाइम को वाइजली यूज करना जरूरी है। हमें अपने आप से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जैसे हमें क्या खुशी देता है और हमें क्या मीनिंग देता है। वो कहते हैं कि खुशी और मीनिंग एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए खुशी और मीनिंग की खोज बहुत जरूरी है। यही है एक फुलफिल्ड, पर्पस ड्रिवन और हैप्पी लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट को क्रिएट करने में खुशी और मीनिंग ढूंढता है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ को जीने में खुशी और मीनिंग ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे एनलाइटनमेंट नाउ बुक के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे रीजन और साइंस का यूज करके दुनिया को समझें, एविडेंस के बेसिस पर बिलीव्स को जज करें, ह्यूमन वेलबीइंग को प्रायोरिटी दें, चेतना की प्रकृति को समझें, सेल्फ के मिथक को जानें, एथिक्स और मोरालिटी को फॉलो करें, कंपैशन और एम्पैथी को कल्टीवेट करें, फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करें, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को यूज करें और खुशी और मीनिंग की खोज करें। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक गाइड है एक बेहतर जिंदगी जीने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी एनलाइटेंड।